अगर आपको बार बार मरना पड़े सिर्फ इसलिए ताकि आप एक हमले को रोक सकें, तो क्या आप ऐसा करेंगे? आज हम बात करेंगे एक ऐसे सोल्जर की जिसे बार बार एक ट्रेन में भेजा जाता है सिर्फ 8 मिनट के लिए, ताकि वो एक आतंकवादी हमले को रोक सके। यह कोई सपना नहीं, ये है सोर्स कोड। फिल्म की शुरुआत एक चलती हुई ट्रेन से होती है जहां एक शख्स अचानक आंखें खोलता है। वह चारों ओर नजरें दौड़ाता है, लेकिन उसके चेहरे पर हैरानी और उलझन साफ झलकती है, मानो उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो। उसके सामने एक युवती बैठी होती है जो मुस्कुराते हुए कहती है, शॉन, मैंने तुम्हारे कहने पर अपनी जॉब छोड़ दी है। मगर वह आदमी हैरान हो जाता है और जवाब देता है, मैं तुम्हें नहीं जानता और मेरा नाम शॉन नहीं है। मेरा नाम कैप्टन कोल्टर स्टीवंस है और मैं अफगानिस्तान में हेलीकॉप्टर पायलट हूँ। ट्रेन एक स्टेशन पर रुकती है जिसका नाम है लेनगिस। वो लड़की उसे बताती है कि अगला स्टेशन शिकागो है। यह सुनकर वह व्यक्ति और भी परेशान हो जाता है। वह खिड़की के शीशे में अपनी शक्ल देखता है, लेकिन उसे जो चेहरा दिखाई देता है वो उसका खुद का नहीं बल्कि किसी और आदमी का होता है। अब वो घबरा जाता है। वह फौरन अपनी जेब से वॉलेट निकालता है और चेक करता है। उसमें किसी शॉन नाम के व्यक्ति की आईडी होती है। जब वह ट्रेन से उतरने की कोशिश करता है तो सामने वही लड़की खड़ी होती है। वो फिर से कहता है, मैं शॉन नहीं हूँ, मैं नहीं जानता तुम कौन हो और ये वॉलेट भी मेरा नहीं है। लड़की उसे शांत करने की कोशिश करती है और कहती है, चिंता मत करो, अगले स्टेशन पर उतरते ही सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी एक और ट्रेन उनके बगल से गुजरती है और एक भयानक बम धमाका होता है। ट्रेन में धमाके के बाद कोल्टर अचानक एक अजीब सी जगह पर आंखें खोलता है। वह एक छोटे से बंकर जैसे कमरे में है। उसके सामने एक मॉनिटर है और स्क्रीन पर एक महिला नजर आती है। कोल्टर को यह समझ नहीं आता कि वो यहाँ कैसे आया, क्योंकि उसके हिसाब से तो वह अफगानिस्तान में एक मिशन पर हेलीकॉप्टर उड़ा रहा था। अब वह उलझन में है, ना उसे ये जगह समझ आ रही है, ना ही वहां पहुंचने का तरीका। मॉनिटर पर दिखाई देने वाली महिला अपना परिचय देने से मना करती है और उससे उसका नाम पूछती है। थोड़ी बातचीत और अंदाज से कोल्टर पहचान लेता है कि वह महिला गुडविन है। वह गुडविन से कहता है कि उसे अपने पिता से बात करनी है, लेकिन गुडविन तुरंत विषय बदलते हुए कहती है, बताओ ट्रेन में बम किसने रखा? कोल्टर बताता है कि ट्रेन में एक लड़की है जो उसे शॉन समझ रही थी, लेकिन गुडविन उसे साफ कहती है कि वो सब भूल जाओ और फोकस करो। बम किसने रखा था? वो कहती है कि तुम्हारे पास पिछली बार की तरह सिर्फ 8 मिनट हैं। वापस जाओ, पता लगाओ कि बम कहाँ है और किसने रखा है। अगले ही पल कोल्टर फिर से ट्रेन में लौटता है। सामने वही लड़की बैठी है और एक बार फिर उसे शॉन कहकर बुलाती है। हर चीज वैसी ही है जैसे पहली बार। लोग वही बातें कर रहे हैं, वही मूवमेंट्स, वही माहौल। यह साफ है कि वह किसी तरह उसी टाइमलाइन में लौट आया है। ट्रेन फिर से लेनगिस नाम के स्टेशन पर रुकती है। कोल्टर बाहर निकलता है, इधर उधर देखता है, लेकिन कोई खास सुराग नहीं मिलता, तो वो वापस ट्रेन में चला आता है। अब वो याद करने की कोशिश करता है कि पिछली बार धमाका ट्रेन के किस हिस्से में हुआ था। उसी हिसाब से वह बम की तलाश शुरू करता है। वह वॉशरूम में जाता है, दीवारें और वेंटिलेशन चैम्बर चेक करता है और आखिरकार उसे शक होता है कि बम शायद यहीं कहीं छिपा है। कोल्टर गुडविन से फिर से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार कोई कनेक्शन नहीं हो पाता। वॉशरूम से बाहर निकलने के बाद वह यात्रियों से कहता है, मैं एक सिक्योरिटी ऑफिसर हूँ, सभी लोग अपने मोबाइल और लैपटॉप बंद कर दें। वह खतरे की चेतावनी देना चाहता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। 8 मिनट पूरे होते हैं और ट्रेन में फिर से जोरदार बम धमाका हो जाता है। जैसे पहले हुआ था, इस बार भी ट्रेन में धमाका होता है और सभी लोग मारे जाते हैं। कोल्टर की फिर से आंखें खुलती हैं और वो उसी कैप्सूल जैसे कमरे में लौट आता है। इस बार वह बहुत गुस्से में होता है। गुडविन उससे पूछती है, इस बार क्या हुआ कैप्टन? लेकिन कोल्टर चिल्ला उठता है, ये सब क्या हो रहा है? मुझे मेरे पिता से बात करनी है। गुडविन परेशान हो जाती है और अपने सीनियर्स से संपर्क करती है। वह कहती है, हमें कैप्टन को कुछ बताना होगा। फिर वह कोल्टर को सच्चाई बताती है। आज सुबह शिकागो जा रही एक ट्रेन में बम धमाका हुआ जिसमें सभी यात्री मारे गए। अब उनकी टीम को यह पता लगाना है कि बम किसने रखा था। एक बार फिर कैप्टन को 8 मिनट की एक और ट्रेन यात्रा दी जाती है ताकि वो सच्चाई का पता लगा सके। इस बार कोल्टर ट्रेन में उसी लड़की के पास बैठता है जो उसे शॉन समझती है। वह आसपास के लोगों को ध्यान से देखता है और एक आदमी पर उसे शक होता है। वो उस लड़की को लेकर लेनगिस स्टेशन पर उतर जाता है और उस संदिग्ध का पीछा करता है। पीछा करते करते दोनों के बीच झड़प होती है और दोनों रेलवे ट्रैक पर गिर जाते हैं। ट्रेन गुजरती है और दोनों मारे जाते हैं। इसके बाद कोल्टर फिर से उसी कैप्सूल में पहुंच जाता है। अब फिल्म का असली कॉन्सेप्ट धीरे धीरे सामने आता है। कोल्टर को बताया जाता है कि ये सब सोर्स कोड नाम की एक स्पेशल टेक्नोलॉजी का हिस्सा है। दरअसल सोर्स कोड एक ऐसा प्रोग्राम है जो किसी मृत इंसान के मरने से ठीक 8 मिनट पहले की यादों को एक्टिवेट करता है।
उस इंसान की ब्रेन एक्टिविटी को एक दूसरे इंसान के दिमाग से जोड़कर एक वर्चुअल दुनिया बनाई जाती है। इस दुनिया में जाकर कोल्टर जैसे लोग 8 मिनट के भीतर सारे सुराग ढूंढते हैं ताकि रियल वर्ल्ड में असली खतरे को रोका जा सके। कोल्टर दावा करता है कि उसने उस लड़की क्रिस्टीना को बचा लिया था, लेकिन गुडविन बताती है कि क्रिस्टीना वॉरन नाम की लड़की उस ट्रेन ब्लास्ट में मर चुकी है। कोल्टर फिर भी कहता है, मैंने उसे बचा लिया, हम ट्रेन से उतर चुके थे। तब समझाया जाता है कि सोर्स कोड कोई टाइम ट्रैवल नहीं है, यह बस ब्रेन डेटा और यादों की एक वर्चुअल दुनिया है जहां असली दुनिया को बदला नहीं जा सकता, सिर्फ जानकारी इकट्ठा की जा सकती है। इस बीच एक और चौंकाने वाली बात सामने आती है। शिकागो शहर में दूसरा बड़ा हमला होने वाला है। अब बिना वक्त गंवाए कोल्टर को उस असली आतंकवादी को ढूंढना होगा जिसने बम प्लांट किया था, वरना अगली बार तबाही और भी बड़ी होगी। एक बार फिर कैप्टन कोल्टर ट्रेन में वापस आता है। अब वह परेशान और उलझा हुआ है, इसलिए क्रिस्टीना से पूछता है, क्या तुम्हारे फोन में इंटरनेट है? दरअसल कोल्टर अब अपने ही बारे में सच्चाई जानना चाहता है। वो ये समझना चाहता है कि आखिर वो बार बार कैसे जिंदा हो रहा है, कभी ट्रेन में, कभी उस अजीब से कैप्सूल में कैसे पहुंच जाता है। वो ट्रेन के ऊपरी फ्लोर पर जाता है और वहां एक महिला से फोन मांगता है। फिर वो सोर्स कोड प्रोग्राम के हेड डॉक्टर रटलेज को कॉल करता है। ऑपरेटर उसे थोड़ी देर रुकने के लिए कहती है और कॉल को ट्रांसफर करने की बात करती है। इसी बीच क्रिस्टीना वहां आती है और हैरानी भरी बात कहती है, जिस दोस्त के बारे में तुम पता कर रहे हो वो अब इस दुनिया में नहीं है, वो 2 महीने पहले ही मर चुका है। कोल्टर को लगता है कि क्रिस्टीना किसी और की बात कर रही है, लेकिन वो उसे साफ साफ बताती है, नाम, रैंक, डिपार्टमेंट और बाकी सारी डिटेल्स जो कि सिर्फ कोल्टर स्टीवंस की ही हो सकती है। यह सुनकर कोल्टर पूरी तरह चौंक जाता है और उलझन में पड़ जाता है। तभी एक बार फिर से ट्रेन में बम फटता है और सब खत्म हो जाता है। ब्लास्ट के बाद जब कोल्टर फिर से कैप्सूल में पहुंचता है तो वह गुडविन से सीधा सवाल करता है, क्या मैं जिंदा हूँ? गुडविन जवाब देती है, इस वक्त तुम्हारे मिशन को पूरा करना ज्यादा जरूरी है। अगर तुम फेल हुए तो लाखों लोगों की जान जा सकती है। लेकिन कोल्टर जिद करता है, मैं जानना चाहता हूँ कि मैं जिंदा हूँ या नहीं। एक सोल्जर होने के नाते मुझे सच जानने का हक है। गुडविन धीरे से जवाब देती है, तुम्हारा शरीर मर चुका है कोल्टर, जो बचा है वो सिर्फ तुम्हारा दिमाग है, न्यूरल एक्टिविटी का एक अंश। तुम्हें जो हाथ पैर चलते हुए दिख रहे हैं वो सिर्फ तुम्हारी कल्पना है, रियल नहीं। कोल्टर हैरान रह जाता है। उसे लगता था कि वो अब भी जी रहा है, लेकिन अब पता चलता है कि वो बस ब्रेन में बची हुई चेतना के जरिए एक वर्चुअल मिशन पे है। अब डॉक्टर रटलेज खुद कोल्टर से बात करते हैं। कोल्टर बताता है कि उसने ट्रेन में रहते हुए उन्हें कॉल किया था, यानी ब्लास्ट से पहले। लेकिन डॉक्टर कहते हैं, हो सकता है तुमने कॉल किया हो, लेकिन वो कॉल मुझे कभी नहीं मिला, क्योंकि ये दुनिया असली नहीं है, ये सब सिर्फ तुम्हारा इमेजिनेशन है, एक सिमुलेशन। यह सुनकर कोल्टर पूरी तरह टूट जाता है। उसे अब समझ आता है कि वह मर चुका है और अब सिर्फ एक मशीन के हिस्से के रूप में अस्तित्व में है। कैप्टन कोल्टर स्टीवंस अब डॉक्टर रटलेज से सवाल करता है, क्या ये सोर्स कोड प्रोग्राम कानूनी है? क्या इसे सरकार की मंजूरी मिली है? डॉक्टर रटलेज जवाब देते हैं, ये प्रोग्राम पूरी तरह से वैध है, मिलिट्री कोर्ट द्वारा इसे स्वीकृति दी गई है। हर सैनिक अपने देश की सेवा का एक और मौका चाहता है और तुम्हें ये मौका मिला है। कोल्टर कहता है कि एक सोल्जर के लिए एक बार मरना भी काफी होता है। डॉक्टर जवाब देते हैं, पहले मिशन को पूरा करो, फिर हम आगे की बात करेंगे। दरअसल कोल्टर को बार बार उसी ट्रेन में भेजा जा रहा है जहां उसकी हर बार मौत होती है। इसके बाद कैप्टन कोल्टर कई बार ट्रेन में भेजा जाता है, लेकिन उसे बम और आतंकी के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं मिलती। एक बार वह थक कर कहता है, अब मुझसे नहीं होगा, लेकिन डॉक्टर उसे प्रेरित करते हैं और कहते हैं, तुम ये कर सकते हो, तुम एक हीरो हो और तुम्हारे हाथों लाखों लोगों की जान बच सकती है। फिर उसे उसके पिता का एक रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज सुनाया जाता है, जिसमें उसके पिता उस पर गर्व जताते हैं। ये सुनकर कोल्टर भावुक हो जाता है और कहता है, मुझे एक बार फिर ट्रेन में भेज दो। अब की बार कोल्टर पूरी तैयारी के साथ ट्रेन में लौटता है। वह एक लॉकर से एक पिस्टल निकालता है और वॉशरूम में जाकर बम की जांच करता है। उसे बम एक मोबाइल फोन से जुड़ा मिलता है। वह उस फोन को डिस्कनेक्ट करता है और उसकी कॉल हिस्ट्री चेक करता है। वहां सिर्फ एक नंबर सेव होता है। वो उस नंबर पर कॉल करता है और कहता है, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। अब वह ट्रेन के डिब्बे से बाहर आता है जहां बहुत सारे यात्री मौजूद हैं। वह जोर से कहता है, पीछे मुड़ो। और तभी एक आदमी जो पहले से ही फोन पर बात कर रहा था पीछे मुड़कर देखता है। कोल्टर उसे गन पॉइंट पर लेकर पूछता है, तुम ही वो हो जिसने ट्रेन में बम रखा है ना? लेकिन वो आदमी डरते हुए जवाब देता है, मैं तो सिर्फ एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, अपनी पत्नी से बात कर रहा था। कोल्टर दोबारा उसी नंबर पर कॉल करता है, लेकिन इस बार रिंग उस आदमी के फोन में नहीं बजती, बल्कि उसी वक्त ट्रेन से एक दूसरा लड़का नीचे उतरता है
और उसके फोन में रिंग बज रही होती है। फिर एक और लड़का आकर उसे गिरा हुआ वॉलेट वापस देता है। कोल्टर को अब यकीन हो जाता है कि उसने असली हमलावर का सुराग ढूंढ लिया है। कोल्टर अब उस संदिग्ध लड़के का पीछा करता है। ट्रेन से उतरकर वह देखता है कि उस लड़के ने अपना वॉलेट जानबूझकर ट्रेन के एक दूसरे कंपार्टमेंट में फेंक दिया था। कोल्टर तुरंत वहां पहुंचता है और वॉलेट को चेक करता है। फिर वह फिर से उस लड़के के पीछे दौड़ता है। वो लड़का अब एक सफेद वैन के पास पहुंचता है। कोल्टर उसके ऊपर गन तानता है और पूछता है, तुम्हारा वॉलेट कहाँ है? लड़का बहाना बनाता है कि वॉलेट तो उसके पास है, लेकिन कोल्टर उसे टोकता है और कहता है, तुमने जानबूझकर ट्रेन में वॉलेट छोड़ दिया ताकि सबको लगे कि तुम मर चुके हो। वह लड़का अब वैन का दरवाजा खोलता है जिसके अंदर ढेर सारे विस्फोटक और बम डिवाइसेस रखे हुए होते हैं। कोल्टर उसे पूछता है, तुम्हारा अगला निशाना कहाँ है? इसी बीच क्रिस्टीना भी वहां पहुंच जाती है और तभी वह लड़का अचानक हमला करता है। वह कोल्टर और क्रिस्टीना दोनों को गोली मार देता है। कोल्टर आखिरी बार पूछता है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? लड़का जवाब देता है, ये दुनिया पहले ही एक नर्क है, मैं इसे पूरी तरह तबाह करके फिर से एक नई दुनिया बनाना चाहता हूँ, एक स्वर्ग। उसकी बातें सुनकर साफ हो जाता है कि वो मानसिक रूप से अस्थिर है, एक पागल व्यक्ति जिसे लगता है कि तबाही ही समाधान है। तभी फिर से ट्रेन ब्लास्ट की आवाज आती है। इसका मतलब कोल्टर से कुछ तो गलती हुई उस विस्फोटक को डिफ्यूज करने में। कोल्टर फिर से कैप्सूल में लौटता है और उस संदिग्ध लड़के का पूरा नाम और वैन का रजिस्ट्रेशन नंबर बता देता है। सेना की टीम तुरंत एक्शन में आती है और असली आतंकवादी को पकड़ लिया जाता है। मिशन अब आधिकारिक रूप से सफल हो चुका है। कोल्टर डॉक्टर रटलेज से पूछता है, हमारी डील का क्या हुआ? दरअसल उनकी डील ये थी कि अगर मिशन पूरा हो गया तो कोल्टर को मरने दिया जाएगा, यानी उसे हमेशा के लिए मशीन से मुक्त कर दिया जाएगा। डॉक्टर कहते हैं, मुझे लगा था तुम अपना इरादा बदल चुके हो। कोल्टर जवाब देता है, मैंने बहुत कुछ बदल दिया है, लेकिन मैं बस एक आखिरी बार उस ट्रेन में वापस जाना चाहता हूँ। डॉक्टर रटलेज मना करते हैं। वह कहते हैं, तुम किसी की जान नहीं बचा सकते, यह मुमकिन नहीं है। लेकिन कोल्टर अब सिर्फ जाने बचाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को एक असली इंसान की तरह फील करने के लिए उस आखिरी 8 मिनट में जाना चाहता है। कैप्टन स्टीवंस अब गुडविन से कहते हैं, मुझसे एक गलती हुई। ट्रेन में एक और मोबाइल था, शायद वो एक बैकअप बम से जुड़ा हुआ हो, लेकिन मैं उसे ढूंढ नहीं पाया। अब वह एक आखिरी बार ट्रेन में जाने की रिक्वेस्ट करता है और ये भी कहता है, उसके बाद मुझे ऑफ कर देना, यानी हमेशा के लिए खत्म कर देना। गुडविन कहती है, ये रियल दुनिया नहीं है, ये सब एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। लेकिन फिर भी कोल्टर की जिद और जज्बे को देखकर वो उसे दोबारा ट्रेन में भेज देती हैं, भले ही उसे ऐसा करने की कोई परमिशन नहीं थी। यहाँ हमें समझ आता है कि कैप्टन स्टीवंस असल में किसी से सामने से बात नहीं कर रहे थे, बल्कि उनका दिमाग एक मशीन से जुड़ा हुआ था। जो जवाब मिल रहे थे वो मशीन उनके माइंड को पढ़कर टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रही थी। अब सच्चाई सामने आती है, उनकी बॉडी मर चुकी थी, सिर्फ दिमाग को जिंदा रखा गया था। एक बार फिर ट्रेन में लौटकर कोल्टर 2 मोबाइल फोन्स बम से अलग करता है। फिर वह ट्रेन के टीसी के पास जाकर हथकड़ी चुपके से लेता है और संदिग्ध लड़के को ट्रेन की रॉड से बांध देता है ताकि वो भाग ना सके। उसी के फोन से वह पुलिस को कॉल करता है और कहता है, ट्रेन में 2 बम हैं, लोकेशन मैं भेज रहा हूँ। फिर वह अपने पिता को कॉल करता है, अपने आप को शॉन फैंट्रेसी बताकर वह बोलता है कि कोल्टर आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता था। इसके बाद वह गुडविन को एक मैसेज भेजता है, हमने मिलकर उस बम धमाके को रोक लिया। गुडविन डॉक्टर रटलेज के ऑफिस में जाती है। वहां न्यूज में ब्रेकिंग खबर चल रही होती है, शिकागो में बड़ा बम धमाका टला, संदिग्ध गिरफ्तार। डॉक्टर रटलेज यह सुनकर कहते हैं, एक दिन ऐसा आएगा जब हम सोर्स कोड को असली दुनिया में इस्तेमाल करेंगे और तब जो हुआ वो इतिहास बनेगा। असल में जो कुछ भी हमने अब तक देखा वो सारा एक्सपेरिमेंट असल दुनिया में कभी हुआ ही नहीं था। सब कुछ सोर्स कोड की एक सिमुलेटेड रियलिटी थी। फिल्म के अंत में हमें कैप्टन कोल्टर को एक मशीन से जुड़े हुए दिखाया जाता है। उनका शरीर नहीं, सिर्फ दिमाग जिंदा रखा गया है। गुडविन को जो आखिरी मैसेज मिला उसमें लिखा होता है, आप लोगों ने कल्पना से कहीं आगे का काम किया है। सिर्फ 8 मिनट नहीं, आपने एक पूरी नई दुनिया बना दी है। वो आगे लिखता है, अगर मैं सही हूं तो सोर्स कोड फैसिलिटी में एक कैप्टन कोल्टर स्टीवंस अब भी है, जो अगली बार मिशन पर भेजे जाने का इंतजार कर रहा है। यहाँ दर्शक थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन सच ये है कि कोई भी धमाका असल में हुआ ही नहीं था। जो कुछ हुआ वो कोल्टर के दिमाग की सिम्युलेटेड रियलिटी में घट रहा था। सोर्स कोड प्रोग्राम में एक नई टाइमलाइन बन चुकी थी, जहां कोल्टर और क्रिस्टीना साथ हैं, जिंदा हैं और भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। यानी कोल्टर 2 जगह मौजूद है, एक लैब में मशीन से जुड़ा हुआ और दूसरा उस नई रियलिटी में जहां क्रिस्टीना के साथ उसका नया जीवन शुरू हो चुका है। फिल्म यहीं खत्म होती है, लेकिन दिल में कई सवाल और भावनाएं छोड़ जाती है।